हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने लेटेंट हीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले ली और स्पेशली वी हैव डिस्कस अबाउट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to melt the ice at constant temperature means 0 degrees Celsius. It's called latent heat of fusion, and amount of heat required to convert the given amount of water into the vapor at 100 degrees Celsius. It's called latent heat of vaporization. तो उसकी भी हमने information ले ली. And at last we will discuss about the transfer of heat. कि how the heat transfer from one part to the another part. So already we have discussed that by three ways heat transfer from the different objects, different substance. First called heat conduction, that we can say thermal conduction also, which is possible only in solid. Then after thermal convection, which is possible only in fluid, and at last thermal radiation, जो भी हीट रेडिएशन बोलेंगे हम, फॉर दैट वन मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड. तो अब हमने बोला कि द ट्रांसफर ऑफ हीट, और उसमें भी पहले सॉलिड पार्ट में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन. तो ऐसे थर्मल कंडक्शन से रिलेटेड सोचते हैं. तो थर्मल कंडक्शन मीन्स अगर डेफिनेशन देनी है फॉर द थर्मल कंडक्शन तो ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड थर्मल कंडक्शन. फिर से थर्मल कंडक्शन मींस द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट्स कॉल्ड थर्मल कंडक्शन. चलो अब जो थर्मल कंडक्शन है वो हमने बोला है विच इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड. तो ऐसा कोई भी हम सॉलिड सब्सटेंस सोचते हैं, ऐसा कोई भी रेक्टेंगुलर बार है हमारे पास, मेटल का रेक्टेंगुलर बार, तो हम ऐसे 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर सकते हैं इसको. ऑफ लेंथ L, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट की जो लेंथ है वो L, and one side temperature is T1, another side T2. We can say T1 is greater than T2, and the cross section area of the substance या rectangular जो बार है that is A. तो यहाँ पर due to the temperature difference between the adjacent parts of the body, it's called heat conduction. लेकिन ये तो हम बोल सकते हैं these two parts are separated by distance L. हमने adjacent part बोला, तो यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं just consider two adjacent parts, मतलब ऐसे बहुत ही थोड़े नियर, say as a P and Q. The separation between P and Q is delta x. Now just concentrate here. The temperature of first part मतलब T1 is greater than T2, मतलब इस साइड के जो भी पार्ट्स होंगे, मतलब the adjacent part लेफ्ट हैंड साइड उसका टेम्परेचर, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका टेम्परेचर राइट हैंड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा, मतलब the temperature of P is greater than always Q. If we consider temperature of Q part is T, then temperature of the P part is greater than T. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ T plus delta T. अब T plus delta T का मतलब क्या हुआ? Suppose the temperature difference between P and Q is delta T. तो इसका टेम्परेचर इससे डेल्टा T जितना ज्यादा होगा. मतलब अगर इसका टेम्परेचर मैं सोचूं चलो 10 डिग्री सेल्सियस, Q का 10 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर डिफरेंस है 5, तो इसका टेम्परेचर श्योरली 15 होगा, क्योंकि ये 15 टेम्परेचर डिफरेंस 5, तो इसका हो जाएगा 10. तो 15 प्लस क्या होगा? 15 का मतलब क्या होगा? 10 प्लस 5 मतलब T प्लस डेल्टा T. आया समझ में? तो डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन
two adjacent parts of the body and separation is delta x. अब जो भी यहां से हीट ट्रांसफर होगी, whatever the heat transfer from one part to the another part due to the temperature difference, say as a delta q. That means जो delta q है वो हम बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी. डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा एक्स. मतलब जितना सेपरेशन ज्यादा होगा उतनी हीट कम ट्रांसफर होगी. ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया. मतलब जितना एरिया ज्यादा होगा उतने वहां पर एटम्स भी ज्यादा होंगे ना उस सरफेस पर. तो वो सभी एटम्स एक साथ एनर्जी गेन करेंगे तो सभी जो है सप्लाई करेंगे एक ही साथ. मतलब जिसका एरिया ज्यादा उतना हीट ट्रांसफर भी ज्यादा. कंपेयर दिस वन एंड दिस वन. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो और सपोज ये रोड है मेरा मेटालिक रोड, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखो. तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स करो और इसमें नंबर ऑफ एटम्स. जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है वो उतनी हीट जल्दी से ज्यादा पास होगी. डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एंड डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी आल्सो. मतलब टी इज द टाइम, कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम. तो अगर हम इसको ऐसे 5 मिनट्स तक हीट सप्लाई करेंगे तो कितनी हीट ट्रांसफर होगी, और 5 की जगह पर 15 मिनट्स पर तो मोर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी. मतलब टाइम से उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. ये पूरी इक्वेशन को अगर हमें एक में ही लिख देना तो क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा टी. देन we can write delta t upon delta t. ये जो टाइम है उसको डिनोमिनेटर ले लो और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो. तब वहां पर हमें कोई भी एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा. से एज ए डेल्टा t अपॉन डेल्टा x. लेकिन यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन भी रखनी है. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना टेम्परेचर है वो डिक्रीज ज्यादा होगा. जितना डिस्टेंस कम होगा उतना टेम्परेचर डिफरेंस भी कम होगा. तो ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होगा. मतलब ये दोनों एज ए ऑपोजिट. तो ये ऑपोजिट है मतलब इसका हमें आंसर नेगेटिव मिलेगा. व्हाट अबाउट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर? Always we are saying final minus initial. T2 minus T1. तो T1 greater than T2. T2 minus T1 नेगेटिव मिलेगा. ये नेगेटिव अगर पॉजिटिव तो ये जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है जिसको हम बोल सकते हैं हीट करंट. द फ्लो ऑफ हीट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज पॉजिटिव. जो भी ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये नेगेटिव होगा, इसीलिए ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, तो चलो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अब हियर पहले तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जिसको बोलेंगे हम हीट करंट, या फिर दूसरे वर्ड में बोलना है तो इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज पॉजिटिव. ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है. अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट बोल सकते हैं हम जूल पर सेकंड, अदरवाइज कैलोरी पर सेकंड. ओके, चलो फिर यहां पर आ जाते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स. तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स का नाम हमें देना है टेम्परेचर ग्रेडियंट. इट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. और टेम्परेचर
ग्रेडियंट जो वो ऑलवेज नेगेटिव। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस पर मीटर, या फिर यूनिट होगा केल्विन पर मीटर, डिग्री सेल्सियस पर मीटर, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। ये हमने SI लिखा, SI सिस्टम में लिखा है इसीलिए। चलो अब यहाँ पर ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव है उसका मतलब क्या होगा। सपोज हमें आंसर मिला टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का आंसर मिला हमें कुछ एज ए -2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। Then what is the meaning of -2 degree Celsius per centimeter? We can say per centimeter the temperature decreased by 2. Negative sign indicate decreasing. So per centimeter there is a decreasing temperature is 2. इसका मतलब यहाँ और यहाँ का अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में टेम्परेचर जो है वो 2 जितना कम हो जाएगा। यहाँ पर जितना है उससे 2 डिग्री कम होगा, फिर और 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर जितना उससे और कम होगा। इसीलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑलवेज नेगेटिव विच इंडिकेट के पर यूनिट डिस्टेंस द टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा के ऊपर डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव, तो हीट करंट ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तब एक बाकी बचा हमारे लिए K, तो K इज एज ए कांस्टेंट बोला लेकिन उसका नाम देना है हमें थर्मल कंडक्टिविटी। इसको थर्मल कंडक्टिविटी। अब कई बार पूछेंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कांस्टेंट इसलिए यूनिटलेस। अब जिस किसी का भी हमें यूनिट करना है तो उसको पहले हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ओके, और फिर डिसाइड करेंगे उसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगी। तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो यूनिटलेस नहीं है, उसका यूनिट है। चलो तो K को मतलब उसके लिए तुम्हें पहले तो उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर ऐसे पूछे कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, जो दिया है ऑप्शंस में से उसमें से सही कौन सी है, अगर तुम्हें डायरेक्ट याद नहीं है तो पहले उसका इक्वेशन याद करो कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा X। क्योंकि यूनिट में नेगेटिव साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ यूनिट। फिर क्या करो, K को सब्जेक्ट करो। तो यहाँ पर माइंड में प्रोसेस कर रहे हो, K को सब्जेक्ट करें तो A नीचे, डेल्टा X ऊपर, डेल्टा T नीचे, K सब्जेक्ट हो गया। चलो अब इसका यूनिट सोचते हैं, तो ये हो गया जूल, ये ऊपर आया मतलब मीटर, नीचे सेकंड, A नीचे आया मतलब एरिया मीटर स्क्वायर, और डेल्टा T जो है वो अभी केल्विन में रखो, उसका यूनिट जो है केल्विन में सोचो, तो 1 मीटर तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब अब थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है जूल पर MKS, इजीनेस के लिए MKS, बट हियर MKS का मीनिंग मीटर केल्विन सेकंड। देन यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अब इजी हो गया, इट इज जूल पर MKS मीटर केल्विन सेकंड। तो जूल पर मीटर केल्विन सेकंड। तो ऐसे किसी का भी तुम्हें अगर यूनिट चाहिए तो पहले उसका इक्वेशन याद होना चाहिए। आफ्टर इक्वेशन जस्ट मेक द सब्जेक्ट जिसका तुम्हें यूनिट चाहिए, इजी हो जाएगा। अदरवाइज इट इज कॉल्ड कैलोरी पर MKS जूल, अदरवाइज कैलोरी भी बोल सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर यूनिट होगा उसका जूल पर MKS, जूल पर मीटर केल्विन सेकंड। तो अब उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला, तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला अब याद होना चाहिए, दैट इज M1 L2 T-2। ओके, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा इतना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। देखो तब ये हो जाएगा
m1 l1 t, ये ऊपर आएगा तो -3 और k -1। ओके, अब इसका एक दूसरा यूनिट भी यहां पर हम कर सकते हैं, जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वाट। तो वाट पर मीटर केल्विन, कई बार कंडक्टिविटी का यूनिट ऐसे भी देते हैं, वाट पर मीटर केल्विन। वाट मतलब क्या, जूल पर सेकंड हो गया, तो जूल पर m के ऐसे याद करो, जूल पर सेकंड इज वाट। तो ये होगा m1 l2t -3, फिर भी ये क्या कैंसिल, m1 l1 t -3 k -1, that is a dimension formula of thermal conductivity। ओके, तो अब यहां से एक चीज और कंसीडर करें हम कि डेल्टा q अपॉन डेल्टा t जो है इट इज -ka डेल्टा t अपॉन डेल्टा x, जिसमें अगर तुम्हें ऐसा पूछे कि कैलकुलेट टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो वो ऑलवेज नेगेटिव में ही आंसर आना चाहिए उसका, क्योंकि ऑलवेज हम करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, और अगर पूछे कि कैलकुलेट हीट करंट, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके हीट करंट ऑलवेज पॉजिटिव ही आना चाहिए। चलो उसका एक थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं यहाँ से कि ये जो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी विच इज कॉल्ड हीट करंट, जिसको हम H भी लिख सकते हैं। तो चलो ये हो गया हमारे लिए H। ओके, अब KA, चलो ये पूरा ले लेते हैं कि डिस्टेंस इज L, मतलब ये जो हुआ डेल्टा X दैट इज L, तो टेम्परेचर क्या होगा T1 एंड T2, करेंगे T2 माइनस T1। अब यहां पर अगर मैं लिखूं T2 माइनस T1 और नेगेटिव साइन में अंदर दे दूं तो वो हो जाएगा T1 माइनस T2, तो ये हो गया T1 माइनस T2 अपॉन L। क्या नहीं आया समझ में? अब देखो अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूं यहां से तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, T2 माइनस T1। अगर मैं T2 माइनस T1 लिखूं तो माइनस साइन आगे लेनी पड़ेगी और नेगेटिव साइन अंदर दे दूं तो T1 माइनस T2, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव आंसर एज ए हीट करंट का, इट इज Ka T1 माइनस T2 अपॉन L। फिर यही इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन Ka, न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब यही इक्वेशन हुई। तो अब यहां पर L अपॉन Ka, तो ये जो ऐसा बोल सकते हैं कि L अपॉन Ka, जिसको मैं लिख सकता हूं रेजिस्टेंस, लेकिन ये हीट से रिलेटेड इसीलिए थर्मल रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस को यहां पर हमें लिखना है एज ए RH। अब क्यों ऐसा लिखा, तो देखो यहां पर जैसे ओम्स लॉ पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, तो ओम्स लॉ की इक्वेशन है I is equal to V upon R, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V की जगह पर मैं V1 और V2 लिखूं, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 माइनस V2 और अपन R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, तो यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करो, यहां पर मैं लिख सकता हूं ये इक्वेशन को T1 माइनस T2 अपॉन RH, दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस। नाउ कंपेयर दिस, हीट करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस L by Ka, that's why it is called thermal resistance, और इक्वेशन हुई L upon Ka, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आएगा, यहाँ पर हीट करंट आता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, इसीलिए बोलते हैं द कंडक्टर विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इक्वेशन को कंपेयर करें तब हम बोल सकते हैं इट इज थर्मल रेजिस्टेंस। चलो अब थर्मल रेजिस्टेंस से रिलेटेड अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस,
तो देखो RH की इक्वेशन है हमारे पास L/Ka है ना। अब यहां पर इसका यूनिट पता है हमें मीटर, जो K है उसका यूनिट हमें पता है, दैट इज वाट पर मीटर केल्विन। ओके, और यहां पर A है मतलब मीटर स्क्वायर, तो देखो मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा हमारे लिए केल्विन पर वाट। देन यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज केल्विन पर वाट। और अब देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, तो K1 तो लिखेंगे, वाट जो है उसका पूरा इनवर्स, तो वाट पावर मींस m1 L2 T-3, तो यहां पर होगा m-1 L -2 T3 हो जाएगा, और K1 दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं केल्विन पर वाट। ओके, वाट मतलब जूल पर सेकंड, तो केल्विन सेकंड पर जूल भी बोल सकते हैं। अरे समझ, तो इजीली वी कैन राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला। तो दोनों का यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल रेजिस्टेंस, दोनों का यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला याद रखो। और अब एक और चीज रिलेटेड विद द थर्मल कंडक्टिविटी, कि थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देन थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, and it is also depends on temperature. तो थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। अब टाइप ऑफ मटेरियल कैसे, तो हम ऐसे अगर हम एग्जांपल लें कि ऐसे बहुत सारे वेसल्स आते हैं कि जिसके नीचे कॉपर का कोटिंग होता है। तो क्यों ऐसे कॉपर कोटिंग होता है, स्टील का तो वेसल है और नीचे एक और लेयर लगा दिया ऐसे कॉपर लेयर, क्यों, तो कि कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है वो ऐसे ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, और इसीलिए जो भी हमारा ऐसे वेसल में जो भी हमने रखा वो ऐसे कम टाइम में या कम एनर्जी सप्लाई करने से ज्यादा ऐसे कंडक्टिविटी से फास्ट प्रोसेस होगी, जल्दी गर्म हो जाएगी चीज हमारे ऐसे। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा वो हीट फ्लो भी ज्यादा कर सकती है, तो इसीलिए हम डिफरेंट सब्सटेंस ऐसे यूज करते हैं। और अभी जो वेसल्स आते हैं उसमें नीचे कॉपर कोटिंग भी होता है। ओके, तो ये एक चीज है। फिर दूसरा, हम सोचते हैं कि जो भी ऐसे रूम के ऊपर ऐसे स्लैब होता है, स्लैब बनते हैं ऐसे, तो वो तो कंक्रीट का ही होगा, तो कंक्रीट की जो कंडक्टिविटी है वो हायर है, तो क्या होगा, ऊपर से जो सन रेज आएगी वो हीट सप्लाई ज्यादा करेगी, तो अंदर जो रूम है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो सकता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, तो वो जो स्लैब बना है उसके ऊपर भी एक लेयर लगा देते हैं। अभी जो सिस्टम चल रही है वो चाइना मोजेक, हम बोलते हैं ना, कभी रूफ में हमने चाइना मोजेक कर दिया ऑन द टेरेस, तो चाइना मोजेक मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है, ऐसा मटेरियल कि जिसकी कंडक्टिविटी लेस है, तो क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ ट्रांसफर होगी, तो अंदर का जो हमारा रूम है उसका टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि ऐसे हम प्रॉपर लेयर कर दे चाइना मोजेक का, तो उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है ऐसे, तो टेम्परेचर भी हीट ट्रांसफर कम होगी, तो ऐसे वहां पर टेम्परेचर कम भी हो सकता है। फिर अब सोचें थर्मल न्यूक्लियर, मतलब हमारा जो भी ऐसे पूरा रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में तो जो भी न्यूक्लियर प्रोसेस है तो बहुत सारे ऐसे एबंडेंस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हमें ठंडा करने के लिए कंटिन्यूअसली उसमें से कूलेंट पास करते हैं, पाइपलाइंस होती है उसके अराउंड, तो जिसमें कूलेंट पास होता है, तो क्या करते हैं, एनर्जी जल्दी से एब्जॉर्ब करेंगे, तो जो रिएक्टर है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो हमें ऐसे अलग अलग चीज में हीट ट्रांसफर जो है हम सोच सकते हैं। दिस आर द एग्जांपल के हाउ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। ओके, चलो अब यहां से एक और चीज हमें करनी है, द वर्ड एज ए थर्मल स्टेडी स्टेट।
क्या होगा? सोचो थोड़ी देर के लिए कि what is called thermal steady state, otherwise which condition is called thermal steady state. For that one consider the rod. चलो ये कोई भी एक हमारा ऐसे मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, यू कैन से ऐसे TC और TD ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, कुछ भी ले सकते हैं T1 T2 या TC एंड TD, एंड कंसीडर TC ग्रेटर देन TD। तो यहाँ से हीट जो है वो यहाँ तक पास हो गई। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स कंसीडर करें। अब जैसे तुम यहाँ पर पहले हीट सप्लाई ऐसे कुछ भी ऐसे कोई भी सोर्स रखोगे जो हीट सप्लाई कर सकता है वहां पर, मतलब स्टव रख दिया, कुछ भी ऐसे हीट सोर्स रखा, तो यहाँ से अब हीट ट्रांसफर यहाँ पर होगा, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर होगा, फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब द हीट ट्रांसफर बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, धीरे 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 हीट जो है वो ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर अब अगर हम ये टेम्परेचर का ग्राफ टाइम के साथ इंक्लूड करें, मतलब यहाँ पर सोचते हैं टेम्परेचर, यहाँ पर डिस्टेंस, और सोचो कि ये हमारा रोड है ऑफ लेंथ L, यहाँ का टेम्परेचर TC, यहाँ का टेम्परेचर TD, TC इज ग्रेटर देन TD, इसका मतलब यहाँ पर TC होगा और यहाँ कहीं पर भी TD होगा, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर। अब क्या होगा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर उसकी वजह से डिफरेंट पार्ट्स में हीट सप्लाई होगी। अब थोड़ी देर के बाद सोचोगे, आफ्टर 5 मिनट्स चेक करोगे तो क्या होगा, हीट सपोज यहाँ तक ही पहुंची, बाकी का टेम्परेचर तो अभी नॉर्मल ही है, मतलब द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस फॉर द स्मॉलर टाइम, इसका मतलब टेम्परेचर फास्ट डिक्रीज होगा, तो ये जो मिलेगा हमें कर्व मिलेगा, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा फॉर टाइम t1 इनिशियली। फिर 5 के बाद 10 मिनट चेक करो, तो सपोज यहाँ तक उसकी हीट सप्लाई होगी, बाकी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अब जो है जितना पहले टेम्परेचर था इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स इंक्रीजेस, इसका मतलब ये पार्ट का जो टेम्परेचर पहले इतना था अब थोड़ा और इंक्रीज हो गया, मतलब जो कर्व है वो डिक्रीज होगा विद द टाइम, क्योंकि विद द टाइम टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द सब्सटेंस या रोड इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो कर्व है वो डिक्रीज होता जाएगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम चेक करोगे तो जो भी हमें ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, तो टेम्परेचर ग्रेजुअली या कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस, इसका स्लोप क्या मिलेगा, तो स्लोप बोलेंगे हम ये Tc minus TD divided by L, that is called temperature gradient। क्या हुआ देखो, it is called delta T, it is called delta S, it is called temperature gradient, और वो क्या होगा कांस्टेंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अगर ग्राफ हमें ऐसा मिला, इसका मतलब the temperature of the different parts, temperature difference of the adjacent parts of the rod becomes constant। इसका टेम्परेचर डिफरेंस सभी का कांस्टेंट हो गया, सेम नहीं, फ्रॉम एक साइड से ऐसे फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, मतलब अगर यहाँ पर 80 है और दूसरा यहाँ पर 75 है तो फिर 70, फिर 65, 60 ऐसे 5 का डिफरेंस लेते जाओ, then continuously temperature decreases। तो ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसका टेम्परेचर अगर 5, टेम्परेचर डिफरेंस 5 है तो इसका भी 5 रहेगा, इसका भी 5, ऐसे 5 और ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम हॉटर साइड टू कूलर साइड, ऐसे बोल सकते हैं कूलर साइड।
ओके, देन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट, और इसका स्लोप भी कांस्टेंट हो गया। अब देखो स्लोप हमें नेगेटिव मिल रहा है, इसीलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑलवेज नेगेटिव, जो आगे हमने बोल दिया। ओके, अब जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट हुआ तो हमारे पास हीट करंट की इक्वेशन क्या है, H इज इक्वल टू के, ये मैं लिख सकता हूं T1 माइनस T2 अपॉन L पॉजिटिव में, तो ये तो हो गया हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट व्हिच इज कांस्टेंट। देन हीट करंट इज आल्सो कांस्टेंट बिकॉज़ कंडक्टिविटी और एरिया तो कांस्टेंट है। देन आई कैन से हीट H मतलब हीट करंट, so heat current is also constant. This condition is called thermal steady state. अब क्या होगा, हीट करंट कांस्टेंट का मतलब क्या, तो जैसे टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम हो गया उसके बाद किसी पार्ट्स का भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब अगर एक पार्ट में हीट सप्लाई करेंगे तो जितनी हीट एज ए एक पार्ट्स में एब्जॉर्ब होती है उतनी हीट यहां से फिर इवोपरेट हो जाएगी, मतलब बाहर निकलेगी। The amount of heat after thermal state condition, we can say whatever the amount of heat entered into the one cross section, the same amount of heat comes out from another cross section. अगर ऐसा हमें मिल गया, this state is called thermal steady state. तब ये जो हमारा वर्ड है thermal steady state, इसको हम MCQ सॉल्विंग में या न्यूमेरिकल सॉल्विंग में यूज कर सकते हैं। कैसे, कि अगर लिखा है कि वो थर्मल स्टेडी स्टेट में है तो हम ले सकते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट है या फिर हीट करंट कांस्टेंट है। अब हीट करंट कांस्टेंट होगा तो ऐसे दो पार्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, अगर यहाँ पर दो रोड ऐसे कनेक्टेड है, एक रोड कॉपर का है दूसरा एल्यूमिनियम का है, और दोनों में बोल दिया कि उसका हीट ये थर्मल स्टेडी स्टेट में है तो दोनों में हीट जो है वो सेम पास होगी, हीट करंट सेम होगा, तो दोनों में हीट करंट सेम है तो फिर जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर सकते हैं। तो थर्मल स्टेडी स्टेट का मतलब द हीट करंट पास थ्रू एडजेसेंट पार्ट्स इज सेम, हीट करंट इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, तो ये जो है वो ऐसे तुम्हें कंसीडर करना है। और थर्मल स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो थर्मल स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होता है और साथ साथ हीट करंट इज आल्सो कांस्टेंट। और बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स इज आल्सो कांस्टेंट। इसका 5 है तो इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री होगा, और इसीलिए हमें स्लोप ऐसे मिलता है। और ये नेगेटिव होगा, देखो क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप होते हैं। याद करो जो भी हमने स्लोप ऐसे ग्राफ लिए थर्ड चैप्टर में, तो ये बोलते हैं नेगेटिव, और इसीलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नेगेटिव, क्योंकि ये होगा टेम्परेचर और ये होगा लेंथ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। दैट्स व्हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट इज आल्सो नेगेटिव। तो यहाँ तक करो पहले।